नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट रशिया के Su-57E स्टेल्थ फाइटर जेट को लेकर है। पिछले कई महीनों से Su-57 को लेके काफ़ी सारे अपडेट सामने आ चुके हैं और अभी ये बात लगभग कंफर्म हो चुका है कि भारत आगे चल के रशिया से Su-57 को एक्वायर कर सकता है। एक हाई लेवल की रशियन डेलीगेशन टीम की तरफ से बात अभी कंफर्म किया गया है कि HAL के पास पहले से ही लगभग 50% के आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सपर्टीज मौजूद है जो Su-57E फाइटर जेट की डोमेस्टिक प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी होने वाला है। ये रिपोर्ट रशिया की सुखोई डिजाइन ब्यूरो के एक्सपर्ट्स के द्वारा प्रिपेयर किया गया था और इस रिपोर्ट को पिछले महीने ही HAL को हैंडओवर किया गया है। कुछ महीने पहले रशियन डेलीगेशन टीम HAL की अलग अलग फैसिलिटी को जांच करने के लिए भारत की गश्त पर आए हुए थे और इसी दौरान Su-57 की लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए उनकी तरफ से HAL की एग्जिस्टिंग फैसिलिटी को एवेल्युएट किया गया था। पहले उम्मीद किया जा रहा था कि HAL के पास Su-57 को बनाने के लिए 70% के आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद होने वाला, लेकिन अभी रशियन रिपोर्ट में इस 50% के आसपास बताया गया है। अभी 5 और 6 दिसंबर को रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भारत की गश्त पर आने वाले हैं और इसी टाइम पर Su-57 को लेकर कुछ मेजर अपडेट आने की उम्मीद भी किया जा रहा है। रशियन टीम की तरफ से भी HAL की नासिक, कोरापुट और कसरागढ़ यूनिट को इवेल्युएट किया गया था और रशियन टीम के मुताबिक HAL के पास असेंबली लाइन, इंजन इंटीग्रेशन लाइन और एवियोनिक्स के लिए पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। मतलब Su-57E की प्रोडक्शन के लिए अभी हमारे पास 50% ग्राउंड वर्क पहले से ही कंप्लीट हो चुका है, लेकिन बाकी 50% के लिए स्टेल्थ कोटिंग, कंपोजिट मटेरियल और एडवांस सेंसर जैसे टेक्नोलॉजी में हमें इन्वेस्ट करने की जरूरत पड़ सकता है। इसके लिए HAL की तरफ से एक इंटरनल रोड मैप को प्रिपेयर किया जा रहा है, जिसमें ये बात बताया जाएगा कि कौन से रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड की जरूरत पड़ने वाली है। ये डॉक्यूमेंट नवंबर के अंत तक ही डिफेंस मिनिस्ट्री के पास सबमिट किया जाने वाला है, जो कि पुतिन के विजिट के दौरान एक की एजेंडा बन सकता है। और अभी अगर भारत Su-57E की को प्रोडक्शन के मॉडल को एक्सेप्ट करता है तो ये एक फास्ट ट्रैक सोल्यूशन हो सकता है, जिससे भारत अपनी इमीडिएट 5th जनरेशन फाइटर जेट रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है। और उम्मीद किया जा रहा है कि भारत में बनने वाले Su-57E की यूनिट कॉस्ट $120 मिलियन के आसपास होने वाली है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स के Su-30M के अपग्रेड प्रोग्राम को लेकर है। रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक मेजर मॉडर्नाइजेशन ड्राइव को शुरू कर दिया गया, जिसमें हमारे सभी एग्जिस्टिंग Su-30M के फाइटर जेट को अभी नए इंडिजिनस सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोज और DR-118 रडार वार्निंग रिसीवर से अपग्रेड किया जा रहा है। यह अपग्रेड साइलेंटली किया जा रहा था, लेकिन अभी एविएशन स्पॉटर की तरफ से अंबाला और तेजपुर एयरवेज पर अपग्रेड किए गए Su-30 के एक्सटर्नल पॉड और एंटीना एरे को कैप्चर कर लिया गया है, जो कि इस अपडेट प्रोग्राम की फास्ट प्रोग्रेस का क्लियर सिग्नल दे रहा है। अब Su-30M की रडार वार्निंग रिसीवर और सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो को अपग्रेड करने का आइडिया बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद हुई डॉगफाइट के बाद ही स्टार्ट किया गया था, जब इंडियन एयरफोर्स ने बात रियलाइज किया था कि कंटेस्टेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एनवायरनमेंट के अंदर सिक्योर कम्युनिकेशन और सिचुएशनल अवेयरनेस मेंटेन करना कितना जरूरी होता है। इसी वजह से तुरंत ही सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो को Su-30M में इंटीग्रेट करना स्टार्ट किया गया था, जिसके बाद अभी हमारे Su-30M जेट मल्टी बैंड क्रिप्टो एजाइल कम्युनिकेशन सिस्टम के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अभी हमारे Su-30M एयरक्राफ्ट मिराज 2000, रफाल, एवेक्स और ग्राउंड बेस्ड रडार सिस्टम के साथ रियल टाइम में डाटा को एक्सचेंज कर सकते हैं। अब अगर DR-118 रडार वार्निंग रिसीवर की बात करें, जो कि DRDO के ARD और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा डेवलप किया गया, ये रडार वार्निंग रिसीवर L बैंड से लेकर मिलीमीटर वेव रडार या पूरे स्पेक्ट्रम में थ्रेट को डिटेक्ट और क्लासिफाई कर सकता है और 360 डिग्री कवरेज को दे सकता है। इसको अभी हमारे पुराने रशियन ऑरिजिन पॉड्स को रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और ये AI ड्रिवन थ्रेट प्रायोरिटाइजेशन सिस्टम के साथ भी आने वाला है। मतलब ये ऑटोमेटिकली डिसाइड कर सकता है कि कौन सा सिग्नल रियल थ्रेट होने वाला है और कौन सा सिग्नल फॉल्स अलार्म होने वाला है। और सबसे खास बात यह कि अगर DR-118 सिस्टम को उत्तम ऐसा रडार के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा तो ये ऑटोमेटेड काउंटर मेजर सिस्टम को ट्रिगर कर सकता है, यानी कि ये थ्रेट के हिसाब से रडार गाइडेड मिसाइल के लिए HAF, हिट सीकर मिसाइल के लिए फ्लेयर्स और दृष्टि जैमर की मदद से इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैमर को भी अपने हिसाब से एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कर सकता है, जिससे पायलट के ऊपर लोड कम पड़ने वाला है। और रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक अब तक कम से कम हमारे 50 Su-30M के एयरक्राफ्ट में अपग्रेड को पहले से ही किया जा चुका है और अभी HAL की नासिक डिवीजन में हर महीने 20 एयरक्राफ्ट को इसी स्टैंडर्ड में अपग्रेड किया जा रहा है और ये दोनों सिस्टम अभी सुपर सुखोई प्रोग्राम के अंदर भी सेम रहने वाले हैं, जिस वजह से आगे चल के सुपर सुखोई अपग्रेड में टाइम थोड़ा रिड्यूस होने वाला है।
अगला अपडेट तेजस मार्क 1 और अस्त्र मार्क 2 मिसाइल की तरफ से है। रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी डिसाइड किया गया कि 2027 के एंड तक तेजस मार्क 1 फाइटर जेट को अस्त्र मार्क 2 बियॉन्ड विजुअल रेंज की एयर टू एयर मिसाइल से इक्विप किया जाने वाला है। ये इंटीग्रेशन एक हिस्टोरिक माइलस्टोन होने वाला है, क्योंकि इसके बाद तेजस मार्क 1 फाइटर जेट भारत का पहला इंडिजिनस फाइटर जेट बन जाएगा जो पूरे देसी लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम के साथ एयर सुपीरियरिटी मिशन को परफॉर्म कर पाएगा। अभी अगर अस्त्र मार्क 2 के डेवलपमेंट टाइमलाइन के बारे में बात करें तो डीआरडीओ की तरफ से इस प्रोजेक्ट में अच्छा खासा प्रोग्रेस किया जा चुका है। ये मिसाइल एक डुअल पल्स सॉलिड रॉकेट मोटर और रैमजेट असिस्टेड प्रोपल्सन सिस्टम के साथ अभी आने वाला है, जो कि पहले सिर्फ डुअल पल्स रॉकेट मोटर के साथ आने वाला था, जिसे मार्क 4 से भी ज्यादा की स्पीड अभी अचीव कर पाएगा। और 2025 के एंड तक इसकी फायरिंग ट्रायल को भी स्टार्ट करने का प्लान किया जा रहा है और उसके बाद मिड 2026 तक पूरे यूजर ट्रायल को कंप्लीट करने का प्लान किया जा रहा है। इसके बाद प्रोडक्शन क्लियरेंस मिलते ही 2026 के एंड में ही अस्त्र मार्क 2 मिसाइल की लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन को स्टार्ट किया जाने वाला है और 2027 के आसपास इस मिसाइल की फुल स्केल मैन्युफैक्चरिंग को स्टार्ट करने की उम्मीद किया जा रहा है। इसके लिए डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से अभी से ही अस्त्र मार्क 2 मिसाइल की डुअल प्रोडक्शन लाइन को सेटअप करने का प्लान किया जा रहा है, जिस वजह से डिमांड को जल्दी ही पूरा किया सके। अब इंटीग्रेशन के बारे में बात करें तो अप्रैल 2025 में अस्त्र मार्क 2 मिसाइल की रिलीज ट्रायल को पहले ही कंप्लीट किया जा चुका है, जिसमें मिसाइल की कैरेज और सेपरेशन ट्रायल को टेस्ट किया गया था। अब लेट 2025 में इसका तेजस मार्क 1 फाइटर जेट के साथ ग्राउंड और फ्लाइट इंटीग्रेशन ट्रायल को स्टार्ट किया जाने वाला है। अभी इंडियन एयरफोर्स के कॉन्फिडेंस का लेवल इतना हाई है कि वो पहले से ही तेजस मार्क 1 फ्लीट के लिए इनिशियल अस्त्र मार्क 2 बैच को ऑर्डर करने के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि अस्त्र मार्क 2 मिसाइल का इंटीग्रेशन प्रोसेस काफी स्मूथली आगे बढ़ रहा है। पहले अस्त्र मार्क 2 का रेंज 160 किलोमीटर तक होने वाला था, लेकिन अभी रिसेंट अपडेट के बाद इसका रेंज 200 किलोमीटर से भी ज्यादा होने की बात डीआरडीओ की तरफ से कंफर्म किया जा चुका है। और असल मायने में अस्त्र मार्क 2 मिसाइल आने के बाद भारत को अब फॉरेन मिसाइल जैसे कि एमबीडी की मिट्योर मिसाइल की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। अगला अपडेट डीआरडीओ के प्रोजेक्ट विष्णु को लेकर है। दोस्तों, भारत अभी अपने हाइपरसोनिक मिसाइल कैपेबिलिटी को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए एक बड़े कदम के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। डीआरडीओ की तरफ से अभी अपना प्रोजेक्ट विष्णु को ऑफिशियली रेडी किया जा रहा है, जो कि एक एक्सटेंडेड ट्रैजेक्टरी लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल होने वाली है। ये प्रोजेक्ट अभी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के अप्रूवल का इंतजार कर रहा है, जिसके बाद इसका प्रोटोटाइप फेज शुरू किया जा सकता है। इस प्रोजेक्ट का मेन एम एक स्क्रैमजेट पावर हाइपरसोनिक मिसाइल को डेवलप करना है, जो कि 1500 से 2500 किलोमीटर तक की रेंज को कवर करने में सक्षम होने वाला है। ये मिसाइल मार्क 8 तक की स्पीड यानी कि लगभग 10,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की स्पीड को अचीव कर सकता है। और सबसे खास बात यह कि मिसाइल लॉटरिंग कैपेबिलिटी के साथ आने वाला है, मतलब ये टारगेट को डायरेक्टली हिट करने के बजाय उसके आसपास पहले चक्कर लगाकर उसके बाद टारगेट को हिट कर सकता है और इससे दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम काफी हद तक कंफ्यूज हो जाएंगे। प्रोजेक्ट विष्णु का मिसाइल स्ट्रक्चर टाइटेनियम एलॉय फ्यूजलाज से बनाया गया है, लेकिन इसके ऊपर डीआरडीओ की तरफ से एक स्पेशल सिलिका बेस्ड थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। ये टाइल 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा के टेम्परेचर को झेल सकते हैं, क्योंकि जब भी कोई मिसाइल मार्क 5 से ज़्यादा स्पीड पर ट्रैवल करता है तो फ्रिक्शन की वजह से मिसाइल का आउटर स्किन धीरे धीरे लिटरली प्लाज्मा में बदलने लगता है। इस मिसाइल का एरोडायनामिक स्ट्रक्चर एक वेव राइडर स्टाइल का एयरफ्रेम पर बेस्ड होने वाला है, जो कि ड्रैग को कम करता है और ग्लाइड एंड्योरेंस को इंप्रूव करने में मदद करता है। डीआरडीओ की तरफ से जुलाई 2025 में इसकी एक टेस्ट फ्लाइट को कंडक्ट किया गया था, जिसमें स्क्रैमजेट इंजन को 200 सेकंड से भी ज़्यादा समय तक मेंटेन किया गया था और ये चाइना के DF-17 और रशिया के ज़िरकॉन मिसाइल के बराबर की परफॉर्मेंस माना जा सकता है। डीआरडीओ की तरफ से अभी स्क्रैमजेट प्रोपल्शन, सीकर इंटीग्रेशन और गाइडेंस सिस्टम का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया गया और अभी बस कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की अप्रूवल मिलने के बाद इस प्रोजेक्ट को 5000 करोड़ से 7000 करोड़ की फंडिंग की जरूरत पड़ने वाली, जिसके बाद इसे फर्दर आगे बढ़ाना पॉसिबल होने वाला और 2028 से 2030 के बीच इसको फुल्ली ऑपरेशनल करने का प्लान किया जा रहा है और इंडियन एयरफोर्स इसको प्राइमरली इस्तेमाल करने वाला है। अगला अपडेट इंडियन नेवी की सबमरीन पॉलिसी और प्रोजेक्ट 75I को लेकर है। दोस्तों, अभी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया जा रहा है। आप सबको पता होगा कि पिछले साल नेवी की तरफ से 3 एडिशनल स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन को खरीदने का फैसला किया गया था, जो कि कलवरी क्लास की सेकेंड फॉलोन ऑर्डर होने वाली थी और इनको मजगांव डॉक लिमिटेड की तरफ से मैन्युफैक्चर किया जाने वाला था। लेकिन अभी इस प्रोग्राम को बंद करने का या कैंसिल करने का फैसला किया जा रहा है। अभी पता चला कि इस डील को कैंसिल करने के पीछे जो मेन कारण है वो इन सबमरीन की यूनिट कॉस्ट होने वाली, जो कि 12,000 करोड़ के आसपास पड़ने वाली और ये प्रोजेक्ट 75I में खरीदे जाने वाले नए सबमरीन की यूनिट कॉस्ट से भी हमको ज़्यादा पड़ने लगा है।
मझगांव डॉक लिमिटेड की तरफ से एग्जिस्टिंग स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन की हल को 5 से 6 मीटर के आसपास एक्सटेंड करके डीआरडीओ के इंडिजिनस एआईपी सिस्टम को रेट्रोफिट करने का ऑफर दिया गया था और साथ ही इसमें लिथियम आयन बैटरी पैक को भी इंटीग्रेट करने का ऑफर दिया गया था। लेकिन इस एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन के चलते एडवांस स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन का यूनिट कॉस्ट बढ़ने की उम्मीद किया गया था और इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट 12,000 करोड़ से भी ज़्यादा तक पड़ने की उम्मीद किया गया था। जबकि सेम पैसे में हमको जर्मनी की टीकेएमएस की तरफ से ऑफर किए गए टाइप 214 जैसे प्लेटफॉर्म प्रूवन एआईपी सिस्टम और 21 दिन के एंडोरेंस के साथ मिलने वाले हैं, तो उससे ज़्यादा पैसे देकर स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन के साथ छेड़छाड़ करने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। जिस वजह से अभी नेवी की तरफ से डायरेक्टली प्रोजेक्ट 75 के अंदर एडिशनल 3 सबमरीन को एक्वायर करने का प्लान किया जा रहा है, जिसमें पहले सिर्फ 6 ही सबमरीन को खरीदने का प्लान किया गया था। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।